हेलो एवरीवन, केबीएस पेडागोजी की शाम 7 बजे की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, राहुल एकेडमी पे शाम 7 बजे से आपको पेडागोजी के टॉपिक वाइज क्लास मिल रहे हैं जो कि नए पैटर्न पे हैं और बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड हैं। अगर यह क्लास आप ज्वाइन करते हैं तो अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा और पेडागोजी 60 अंकों के आने वाले हैं और आपकी तैयारी यहाँ इतनी बेहतरीन कर दी जाएगी, 55+ नंबर आसानी से आप ला पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। पेडागोजी का यह 5वां क्लास है। 4 क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने विकास, परिपक्वता, विकास के क्षेत्र, किशोरावस्था, प्राथमिक और माध्यमिक सामाजिकरण की एजेंसीज, ये सभी टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। और साथ ही सीखने का जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण है, व्यवहारवाद, हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संरचनावाद। संरचनावाद से कई क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, पहले भी पूछे जाते रहे, पुराने पैटर्न में भी, और नए पैटर्न में 101% पूछा जाएगा, आपके सिलेबस में भी शामिल है। तो अगर हम बात करें संरचनावाद की, तो सबसे पहले अपने भाषा में इसका अर्थ समझना जरूरी है कि संरचनावाद है क्या। एक सिद्धांत के रूप में अगर इसकी बात करें तो संरचनावाद इस विचार पर आधारित है कि सार्थक शिक्षण या फिर सार्थक अधिगम कह सकते हैं तभी माना जाएगा जब बच्चा स्वयं सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है। यानी कि जैसा कि जीन पियाजे का थ्योरी आपने पढ़ा होगा संज्ञानात्मक विकास का, वहाँ जीन पियाजे ने बताया है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है। ज्ञान का क्या करते हैं? निर्माण स्वयं करते हैं। और बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो जो नन्हा वैज्ञानिक शब्द है आप संरचनावाद के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ संरचनावाद में हमेशा यही माना जाता है कि बच्चे तभी सीख सकते हैं या तभी सार्थक शिक्षण माना जाएगा जब स्वयं वह कोई क्रिया करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है। और ज्ञान के निर्माण में ये माना गया है कि दूसरों से ज़्यादा, दूसरों पर बहुत ज़्यादा वह निर्भर नहीं रहते, उनके अंदर स्वयं ज्ञान होता है और उसी ज्ञान के माध्यम से बहुत सारे एक्सपीरियंस करते हैं और एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखते जाते हैं। ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर किताबी भाषा में जो चीज़ें दी हुई हैं आप देख सकते हैं कि रचनावाद या संरचनावाद क्या है। रचनावाद वास्तव में एक सिद्धांत है और सीखने की बात कर रहे हैं, सीखने से संबंधित रचनावाद की ध्यान रखिएगा, अधिगम से संबंधित। रचनावाद वास्तव में एक सिद्धांत है जो अवलोकन और वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति कैसे सीखता है यह ज्ञात होता है। अधिगमकर्ता कुछ गतिविधियों को करते हुए सीखते हैं, सीखे हुए ज्ञान पर आपस में बातचीत करते हैं और अपनी समझ बनाते हैं, अवधारणा बनाते हैं, जो अधिगमकर्ता के अनुभव में झलकती है। इसे ही रचनावाद कहा जाता है। चलिए, एक किताबी भाषा में भी चीज़ें आपने समझ ली। संरचनावादी संप्रदाय एक ऐसी मनोवैज्ञानिक चिंतन प्रणाली है जिसका अध्ययन क्षेत्र और विषय प्राणी के चेतन अनुभव का स्वरूप होता है। इस विचारधारा ने शिक्षा को मानसिक क्रिया और शिक्षा का उद्देश्य अनुभवों की वृद्धि माना है। ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि संरचनावाद का उद्देश्य के बारे में अगर पूछा जाए तो शिक्षा और मानसिक क्रिया और शिक्षा का उद्देश्य अनुभवों की वृद्धि। ठीक है। अनुभवों की वृद्धि, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, संरचनावादियों ने संरचनावाद की अगर बात करें तो वातावरण को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। ठीक है। चलिए, तो संरचनावाद उस विचार पर केंद्रित होता है कि मानव ज्ञान और अधिगम, यानी कि जो भी चीज़ें वह सीखता है, अर्जित करता है, सक्रिय रूप से शिक्षार्थी द्वारा निर्मित होता है, न कि निष्क्रिय रूप से वातावरण से प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ सीखने वाले को ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है। ठीक है। चलिए, ज्ञान सदैव किसी व्यक्ति का ही ज्ञान होता है, इसे एक व्यक्ति के अनुभव द्वारा बनाया या निर्मित किया जाता है, यह अवैयक्तिक या पूर्ण नहीं होता। ठीक है। इसका मतलब यह है कि ज्ञान का जो निर्माण होता है, मान लीजिए यहाँ पर एक बच्चा है, संरचनावाद के अनुसार ज्ञान का जो निर्माण है उसके मस्तिष्क से होता है, यानी कि स्वयं वह ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है। यानी कि ज्ञान बाहरी चीज़ नहीं है, उसका आंतरिक चीज़ है। जो अधिगम है, सीखना है, ज्ञान है, उसका क्या है? आंतरिक चीज़ है। चलिए, अब रचनावाद कई प्रकार के हैं। संज्ञानात्मक रचनावाद, सामाजिक रचनावाद और मौलिक रचनावाद, तीनों के बारे में भी पढ़ेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है ऑलरेडी DSSB PRT के एग्जाम में कि संरचनावाद या रचनावाद के प्रकार आपको बताने हैं। 5 ऑप्शन दिए हुए थे और 5 में से
कौन कौन से रचनावाद के प्रकार हैं वो बताने थे आपको। तो ध्यान रखिएगा, संज्ञानात्मक, सामाजिक और मौलिक 3 प्रकार हैं इसके। अब तीनों को अगर अलग अलग हम समझ लें एक बार तो ज़्यादा बेहतर होगा। संज्ञानात्मक रचनावाद क्या है? किसी भी व्यक्ति में जो बाह्य ज्ञान दिखाई देता है वह वास्तव में उसके अंदर प्रगटीकरण है। ठीक है, अंतर व्यक्ति के अंतर दव्य यहाँ लिखा हुआ है। अधिगमकर्ता अपने ज्ञान को अपने साथी के साथ साझेदारी करते हुए संज्ञानात्मक संरचना बनाते हैं और नवीन समझ बनाते हैं, जीन पियाजे के अनुसार। ठीक है, जीन पियाजे भी कह सकते हैं कि रचनावादी हैं, और इनका जो थ्योरी है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वहाँ पर भी इन्होंने क्या महत्व दिया है? वातावरण से ज़्यादा महत्व दिया है बच्चे को। ठीक है, और उन्होंने कहा ही है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, चलिए, और रचनावाद भी यही चीज़ कहता है। सामाजिक रचनावाद, ज्ञान का सृजन। अब देखिए, ये संज्ञानात्मक रचनावाद हो गया। अब सामाजिक रचनावाद की बात करें तो आपने वाइगोत्स्की का थ्योरी पढ़ा होगा, वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वैसे है तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का ये सिद्धांत है, लेकिन उसमें समाज के महत्व को ज़्यादा वाइगोत्स्की ने बताया है कि बच्चा अपने सहपाठियों द्वारा, अपने साथ के उम्र वालों के द्वारा या अपने से बड़े लोगों के द्वारा चीज़ों को देखता और सीखता है। ठीक है, चलिए, तो सामाजिक रचनावाद, ज्ञान का सृजन सामाजिक रूप से होता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक अनुभव भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि यह संस्कृति और संदर्भ में सीखने के बल पर महत्व देता है। यह ज्ञान समाज से आता है जिसके समझ के आधार पर ज्ञान का सृजन होता है। यानी कि अगर हम सामाजिक रचनावाद की बात करें तो यहाँ माना गया है कि जो ज्ञान है वह समाज में परस्पर क्रिया के माध्यम से सीखा जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़। अब मौलिक रचनावाद, ज्ञान व्यक्तिगत रूप से सृजित होता है जो व्यक्ति के अनन्य अनुभव पर आधारित होता है। अनन्य का अर्थ होता है यूनिक, ध्यान रखिएगा। चलिए, जो एक वास्तविकता पर आधारित न होकर अनेक वास्तविकताओं पर आधारित होता है। वान ने इस रचनावाद के बारे में बताया है। वान ने इस रचनावाद के बारे में बताया। किस रचनावाद के बारे में? मौलिक रचनावाद के बारे में। और संज्ञानात्मक रचनावाद के बारे में जीन पियाजे ने, और वाइगोत्स्की सामाजिक रचनावाद। और एक चीज़ और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अगर आप KVS PRT की तैयारी कर रहे हो या फिर DSSS की अगर कभी तैयारी करेंगे, अगर आप सिर्फ माफ़ करिएगा, अगर सिर्फ आप MCQ यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों से प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने सबसे पहले टॉपिक वाइज थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, नोट्स बना लिए, तो फिर एग्ज़ाम में बहुत आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। तो सिर्फ आपको अगर MCQ करना पसंद है तो फिर दिक्कत होगी KVS में, क्योंकि 60 अंकों का पेडागोजी और एक कॉन्सेप्ट बेस होता है और कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए, रचनावाद की बात करें, यह सिद्धांत के रूप में रचनावाद इस विचार पर आधारित है कि सार्थक शिक्षण तब होता है जब शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। शुरुआत में ये चीज़ मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार आत्मसात, समायोजन और संतुलन ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से बच्चे नए अनुभवों को पहले से मौजूद अनुभूति संरचनाओं यानी कि स्कीमा में एकीकृत करते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक रचनावाद का विकास किया। उनका कहना है कि जो कौशल बच्चे पहले सीखते हैं वे दूसरों के साथ अंतःक्रिया से संबंधित होते हैं और वे उस जानकारी को लेते हैं और इसे अपने भीतर उपयोग करते हैं। चलिए, वैसे एक कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि सामाजिक रचनावाद की अगर बात करेंगे तो वाइगोत्स्की वहाँ आ जाएंगे, संज्ञानात्मक रचनावाद की बात करेंगे तो वहाँ जीन पियाजे आ जाएंगे। ठीक है, और अगर भाषा से रिलेटेड रचनावाद की बात करेंगे तो चॉम्स्की का नाम वहाँ ध्यान रखिएगा। अगर भाषा रचनावाद से पहले अगर भाषा शब्द आ गया तो वहाँ आप चॉम्स्की का नाम याद रखिएगा। ठीक है, चॉम्स्की, अगर भाषा रचनावाद की बात की जाएगी तो देखिए, सीधे सीधे रचनावाद यानी कि बच्चा खुद रचना करता है, अपने ज्ञान का निर्माण या रचना वह स्वयं करता है। बस रचनावाद का सेंस यहीं से आप समझिएगा। और एक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा कि रचनावाद है क्या, ज्ञान का निर्माण स्वयं करना सक्रिय रूप से। ठीक है, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा आप आसानी से आंसर कर पाएंगे।
और अगर आपको समझाने का तरीका पसंद आया, चीज़ें समझ में आ रही हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और 7 बजे से डेली क्लास है, अगर नए दर्शक हैं आप तो 7 बजे आप आके क्लास देख सकते हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाने वाले नोआम चोम्स्की ने भाषा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। और CTET में तो चोम्स्की से जो हिंदी पैडागोजी है बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए, सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण जो है, सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण से क्वेश्चन आ सकते हैं। सीखने का एक दृष्टिकोण है जो वास्तविक जीवन स्थितियों से संबंधित चर्चा और परियोजनाओं में शिक्षार्थियों को शामिल करके सहयोगी शिक्षण को प्रधानता देता है। ठीक है, सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण के लक्षण क्या क्या हैं? यह सीखने के लिए दूसरों के साथ सहयोग पर बल देता है। यह सीखने के लिए दूसरों के साथ और सहयोग पर बल देता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि वाइगोत्स्की का थ्योरी आपने पढ़ा होगा। वाइगोत्स्की की थ्योरी में क्या बताया गया है कि बच्चा अपने समवयस्कों और वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके, यानी कि समाज के साथ परस्पर क्रिया करके चीज़ों को सीखता है। चलिए, तो यह सीखने के लिए दूसरों के सहयोग पर बल देता है। यह शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है और सहपाठियों को पढ़ाने को बढ़ावा देता है। यह सीखने वालों को गतिविधि करने के लिए अधिगम की अपनी रणनीति को बढ़ावा देने की अनुमति देता है। ये हम बात कर रहे हैं सामाजिक रचनावाद की। यह है फिर अगला, यह सीखने वालों को अर्थ के निर्माण और सामाजिक संपर्क के माध्यम से ज्ञान के निर्माता के रूप में देखता है। सामाजिक रचनावादी कक्षा क्या प्रधानता देती है? सहकर्मी शिक्षण, सामूहिक गतिविधि, गरिमापूर्ण चर्चा, सहयोगात्मक अधिगम, प्रत्यक्ष अधिगम। ठीक है, और एनसीएफ में बहुत बल दिया गया था रचनावाद पर। एनसीएफ 2005 में बहुत बल दिया गया था। और एक चीज़ आपको और याद रखना है, KVS PRT 2022-23 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, या KVS के TST PST किसी भी एग्ज़ाम की, तो अभी नया एनसीएफ नहीं बना है, जो कि 2020 में प्रस्तावित है। ठीक है, NEP 2020 में क्या प्रस्तावित है? नया एनसीएफ बनाने की। ठीक है, नई पाठचर्या की जो रूपरेखा है, ठीक है, वो बनाने की बात की गई है। लेकिन अभी तक हमारे पास एनसीएफ 2005 मौजूद है, जब तक नया नहीं बन जाता एनसीएफ। तो एनसीएफ 2005 से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और NEP से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तो 100% श्योर है। चलिए, और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बता दूँ, सीखने का जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण है उसके अंदर 3 चीज़ें हमें पढ़नी थी। पहला व्यवहारवाद, दूसरा संज्ञानात्मकवाद और तीसरा रचनावाद। तो व्यवहारवाद हम पढ़ चुके हैं चौथे क्लास में। आज हम रचनावाद पढ़ रहे हैं, इसके बाद संज्ञानात्मकवाद पढ़ेंगे, जिसमें जीन पियाजे की थ्योरी वगैरह सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। ठीक है, और यह आपके टॉपिक में है। इस टॉपिक से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या इससे ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे है व्यवहारवादी अधिगम को उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक जुड़ाव के रूप में देखते हैं। अब देखिए, व्यवहारवादी, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? रचनावादी। अब थोड़ा सा व्यवहारवादी देख लेते हैं एक बार। व्यवहारवादी अधिगम क्या है? व्यवहारवादी अधिगम को उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक जुड़ाव के रूप में हम देखते हैं। जीव पर्यावरण में मौजूद उद्दीपकों के लिए कई तरह से अनुक्रिया करते हैं, और जब उन्हें सबसे संतोषजनक परिणाम मिलता है तो उद्दीपक और विशेष अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिगम होता है। अब देखिए, यहाँ उद्दीपक क्या है? मान लीजिए कि बिल्ली वाला और वो आपने सुना होगा कि पिंजड़े में बिल्ली को बंद कर दिया गया था। ठीक है, और बाहर एक क्या मछली लटका दी गई थी। तो मछली को खाने के लिए बिल्ली क्या करती है? प्रयास करती है, क्योंकि भूखी थी। तो यहाँ पिंजड़े में एक लीवर रहता है, और लीवर पर गलती से बिल्ली का पैर पड़ जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है, जाके खा लेती है। तो यहाँ बिल्ली जो है यहाँ मछली जो है क्या है? उद्दीपक है। उद्दीपक यानी कि होता है टारगेट या फिर एम। ठीक है, उद्दीपक हमारा टारगेट होता है, और भूखी बिल्ली है, और उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए इसने क्या किया? यहाँ पिंजड़े में जो लीवर लगा हुआ है उस पर इसने पैर गलती से रखा और पिंजड़ा खुल गया, जाके खा लिया। फिर उसके बाद इसको पता चल गया कि यहाँ पिंजड़े में एक जगह है जहाँ पैर रखने से पिंजड़ा खुल जाता है और मैं मछली खा सकती हूँ। तो उद्दीपक और
उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक संबंध बन गया और उसी संबंध से बिल्ली ने क्या सीखा कि पिंजड़ा खोलना कैसे है। तो इसी को कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया के बीच संबंध से अधिगम करना। चलिए, ये है व्यवहारिक अधिगम, व्यवहारिक रचनावाद, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आपके सामने आया है, इसको स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एनसीएफ 2005 ने मुख्य रूप से व्यवहारवाद से संरचनावाद तक एक शैक्षणिक बदलाव का प्रस्ताव रखा है जो इस पर प्रकाश डालता है। ठीक है, यानी कि एनसीएफ 2005 में व्यवहारवाद से रचनावाद, संरचनावाद पर जाने की बात की गई है। क्यों की गई है, क्या कहा गया है वो देखिए। शिक्षण अधिगम के संदर्भ में सक्रिय शिक्षार्थी की अवधारणा, यानी कि संरचनावाद में बच्चा बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है और सक्रिय रूप से चीज़ों को सीखता है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के अधिग्रहण को स्वयं शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के सृजन के दृष्टिकोण से बदल दिया जाता है। नेक्स्ट है, एनसीएफ बताता है कि ज्ञान का सृजन एक विकसित प्रक्रिया है और शिक्षार्थी अपने पूर्व अनुभवों में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए उसका उपयोग करके ज्ञान का विकास करते हैं। ठीक है, इस संरचनावाद की बात की जा रही है। और व्यवहारवाद में क्या है, व्यवहारवाद में निष्क्रिय रूप से बच्चे सीखते हैं। निष्क्रिय रूप से सीखने का मतलब है कि इत्तेफाक से चीज़ों को सीख लिया। जैसे कि व्यवहारवाद में बिल्ली पिंजड़े में बंद थी और बाहर क्या थी, मछली थी, तो मछली को खाने के लिए उसने पूर्व अनुभव का प्रयोग नहीं किया पहले। ठीक है, यह चीज़ कैसे सीखा, उसने इत्तेफाक से सीख लिया, कह सकते हैं व्यवहारिक रूप से सीख लिया कि यहाँ लीवर पे पैर रखेंगे तो पिंजड़ा खुल जाएगा और मछली खा लेंगे। तो व्यवहारवाद निष्क्रिय रूप से चीज़ों को सीखने पर बल देता है, सामाजिक रूप से, वातावरण से। ठीक है, लेकिन संरचनावाद सक्रिय रूप से चीज़ों को सीखने पर बल देता है। संरचनावाद मानता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ बिल्ली है, बिल्ली ने पिंजड़े को खोल लिया। ठीक है, तो उसने क्या सीखा कि पिंजड़े को खोलने के लिए लीवर पे पैर रखेंगे तो खुल जाएगा। फिर उसको दूसरे प्रकार के किसी पिंजड़े में बंद किया जाएगा, तो वह पूर्व अनुभव के द्वारा जो उसने पहले वाले पिंजड़े से एक्सपीरियंस लिया था, उस एक्सपीरियंस से जब बिल्ली दूसरे पिंजड़े को भी खोल लेगी आसानी से, तो माना जाएगा कि वह संरचनावादी है बिल्ली। ठीक है, चलिए, ज्ञान का सृजन शिक्षण का प्रमुख केंद्र है। शिक्षार्थियों को अपने स्व अधिगम के एजेंट के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षकों को एक स्वायत्त सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। मूल्यांकन का उपयोग सतत और व्यापक शिक्षण को बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाना चाहिए। अब ये सभी नोट्स अगर आप पेड क्लास में देख रहे होते, आपने किसी बहुत बड़े इलाहाबाद के कोचिंग या दिल्ली के कोचिंग का कोई पेड कोर्स लिया होता, तो गारंटी है कि बहुत से लोग इसको बहुत मन से देखते, नोट्स बनाते, दुनिया भर की चीज़ें यहाँ आपको फ्री में मिल रही हैं। तो फ्री की वैल्यू नहीं है वो, तो मैं देख पा रहा हूँ वीडियो अपलोड करने के बाद 400-500 लोग ही देखते हैं, जबकि मेरे सब्सक्राइबर की बात करें तो 4 लाख के समथिंग लोग जुड़े हुए हैं चैनल से। ठीक है, क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इस समय लॉकडाउन के बाद से पेड कोर्स का बड़ा प्रचलन हो गया है। ठीक है, पेड कोर्स लेने का। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे वीडियोस को आप लोग जो भी 400-500 लोग देखते हैं, एक लोग भी अगर देखेंगे तो भी मैंने इस बार ठान लिया है कि कंटिन्यू क्लास अपलोड करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गए क्वेश्चन हमारे सामने इसी टॉपिक से रिलेटेड, इससे प्रैक्टिस कर लेते हैं। संरचनावाद आप समझ गए होंगे, जब सक्रिय रूप से बच्चा कोई चीज़ सीखेगा, ठीक है, यानी कि ज्ञान निर्माण में उसका स्वयं का योगदान होगा, तो उसको संरचनावाद बोलेंगे। व्यवहारवाद क्या होगा, जब वह वातावरण वगैरह से इत्तेफाक बस कुछ सीख जाएगा या व्यवहारिक रूप से सीखेगा, तो व्यवहारवाद हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रदान किया गया और समग्र ज्ञान किसके द्वारा स्वीकृत नहीं है। प्रदान किया गया यानी कि दूसरों के द्वारा प्रदान किया गया, और ज्ञान सिर्फ समग्र रूप में होता है, यानी कि ज्ञान जो है कहीं होता है और बच्चा उसको सीख सकता है, ऐसा किसके द्वारा नहीं माना जाता है, तो संरचनावाद के द्वारा। संरचनावाद के द्वारा यह माना जाता है कि बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, और ज्ञान उसको प्रदान नहीं किया जाता कहीं से, ज्ञान का निर्माण वह स्वयं करता है, और कोई ज्ञान दुनिया में नहीं है, वह ज्ञान बच्चे के अंदर स्वयं है, और अपने ज्ञान से वह अपने अनुभव से वो चीज़ों को सीखता है। चलिए, पहले का तीसरा सही हो जाएगा, और यह प्रश्न DSSB PRT पेडागोजी में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिनट,
अगला जो प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और हो सकता है बहुत से लोगों ने यह प्रश्न और यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है तबुला रासा, इसको पहली बार सुना हो। नए पैटर्न में एग्जाम में आ सकता है। DSSB के 2017 वाले PRT एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ध्यान रखिएगा, DSSB PRT के एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है। तो DSSB में आ चुका है तो KVS में भी आ सकता है। तबुला रासा क्या है? तो तबुला रासा की बात करते हैं। सबसे पहले तबुला रासा एक विदेशी शब्द है, ठीक है। जॉन लॉक ने यह शब्द प्रयोग किया था और इसका अर्थ होता है एक खाली स्लेट या फिर खाली तख्ती जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। इस थ्योरी के द्वारा यह माना जाता है, तबुला रासा थ्योरी के द्वारा, कि बच्चे कोरी स्लेट या फिर सादा पन्ना होते हैं, उसमें जो हम चाहें उनके ज्ञान का निर्माण हम वातावरण से या फिर एक बेहतरीन शिक्षक के द्वारा हम उनके ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। जो चाहें वो बना सकते हैं उसको, ठीक है। यानी कि उसके भविष्य का निर्धारण हम पहले ही कर सकते हैं। तो शिक्षार्थी में तबुला रासा के रूप में एक अनुमान है। तो संज्ञानात्मकवाद, संज्ञानात्मकवाद क्या मानता है? संज्ञानात्मकवाद मानता है बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, बच्चे कोरी स्लेट नहीं होते। तो यह तो होगा नहीं। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत भी अलग है। संरचनावाद सिद्धांत अभी आपको मैंने बताया। संरचनावाद भी मानता है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं। और यहाँ क्या है, बच्चों को खाली स्लेट माना गया है, कोरा पन्ना माना गया है। तो व्यवहारवाद में यह चीज़ सही हो जाएगा, ठीक है। व्यवहारवाद इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि शिक्षार्थी व्यवहारवाद में तबुला रासा के रूप में एक अनुमान है, यानी कि बच्चे एक खाली स्लेट होते हैं और वातावरण से अपने समाज के साथ परस्पर क्रिया करके चीज़ों को वह सीखते हैं, ठीक है। दूसरे का चौथा, तबुला रासा के बारे में ध्यान रखिएगा, DSSB में आ चुका है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अधिगम के सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण की विशेषता है। अधिगम के सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण की क्या विशेषता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अधिगम के लिए बच्चों के संज्ञान पर जोर देना, अधिगम के लिए सूचना और प्रसंस्करण पर जोर देना, अधिगम के लिए दूसरों के सहयोग पर जोर देना, या अधिगम के लिए अनुभवों पर जोर देना। तो देखिए, सामाजिक रचनावाद यानी कि वाइगोत्स्की की थ्योरी, और वाइगोत्स्की क्या मानते थे कि बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम के लिए दूसरों के सहयोग पर जोर देना, सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार। तीसरे का तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का रचनावादी विचार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का रचनावादी विचार नहीं है? पहला ऑप्शन, अधिगम वैसा का वैसा हूबहू संप्रत्यात्मक स्कीमा है। अधिगम एक सक्रिय अर्थ निर्माण प्रक्रिया है। नया अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व अधिगम पर आधारित होता है। या चौथा, अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सुगम होता है। तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा पहला, अधिगम वैसा का वैसा हूबहू संप्रत्यात्मक स्कीमा है, ठीक है। यही नहीं है, रचनावादी विचार यह नहीं है। रचनावादी विचार के अनुसार अधिगम एक सक्रिय अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। अधिगम नया अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व अधिगम पर आधारित होता है, यानी कि उसके अनुभव पर आधारित होता है रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार। और अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सुगम होता है, ठीक है। चलिए, सिर्फ सुगम होता है सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा, लेकिन ज्ञान का निर्माण बच्चे स्वयं करते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा आप। तो चौथे का पहला पूछा था कौन सा विचार नहीं है रचनावादी, पहला हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि मूर्त प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? तो पांचवें का सही आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद। अगला प्रश्न आपके सामने है, जैसे कि देखिए अब व्यवहारवाद क्यों होगा, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। आपने थॉर्नडाइक का थ्योरी पढ़ा होगा, ठीक है। थॉर्नडाइक के थ्योरी में जो बिल्ली पर प्रयोग किया गया था, भूखी बिल्ली पर, तो उसके सामने मछली जो रखा जाता है, मछली क्या है? मछली एक प्रकार से पुरस्कार है, ठीक है। पुरस्कार किस चीज़ का? कि अगर वह सीख जाएगी पिंजड़ा खोलना, यानी कि अधिगम वह कर लेगी, सीख लेगी पिंजड़ा खोलना, तो उसका पुरस्कार क्या होगा? मछली, उसको खाने को मिलेगा, ठीक है। तो वही है मूर्त प्रलोभन, या मूर्त प्रलोभन है ना, मूर्त रूप से दिया जाने वाला लोभ कह सकते हैं, और पुरस्कार भी कह सकते हैं इसको। तो जब भी मूर्त रूप से
पुरस्कार से प्रभावित होकर बच्चा सीखेगा तो व्यवहारात्मक रूप वह बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में शिक्षण अधिगम के किस सिद्धांत को महत्व दिया गया है? तो संरचनावादी। चलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हो गया, पहला गलती से लिख दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6वां गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि भाषा अधिगम सामाजिक अधिगम है? भाषा अधिगम का कौन सा सिद्धांत मानता है कि भाषा अधिगम सामाजिक अधिगम है? तो रचनावाद, ठीक है, रचनावादी। 6वें का पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण शिक्षा के संबंध में रचनावाद शब्द का अर्थ है कि बच्चों को, पर्यावरण शिक्षा के संबंध में रचनावाद शब्द का अर्थ है कि बच्चों को, देखिए रचनावाद क्या कहता है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं सक्रिय रूप से। तो ये चीज़ ध्यान में रख के आप आंसर करिएगा। पर्यावरण के बारे में पूरी जानकारी देना, पर्यावरण सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना, कक्षा में प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना, पर्यावरण विकास पर नवीनतम जानकारी देना। तो सही आंसर आप सब ने सोच लिया है, बिल्कुल सही। दूसरा, पर्यावरण सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना। देखिए अब यहीं पे टीचटी पीएचटी वगैरह में पर्यावरण शब्द के जगह हो सकता है विज्ञान लिख देगा, सामाजिक विज्ञान लिख देगा, हिंदी लिख देगा, भाषा कुछ भी लिख सकता है। तो उसी हिसाब से आप याद हमेशा रखिएगा, यहाँ पर्यावरण के अलावा कोई भी सब्जेक्ट होगा और रचनावाद शब्द आ जाएगा तो सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल बच्चे होंगे तभी सीख पाएंगे रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, सीखने के सिद्धांत के रूप में रचनावाद विश्वास है। सीखने के सिद्धांत के रूप में रचनावाद विश्वास है। पहला ऑप्शन है सीखना व्यक्तिगत विशेषता है, दूसरा है सभी शिक्षार्थी भाषाएं नहीं सीख सकते, तीसरा ऑप्शन है सीखना पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक घटना है, चौथा है सीखना सामाजिक निर्मित है। तो सीखने के सिद्धांत में रचनावाद का क्या विश्वास है, इसका सही आंसर बताना है। और आप लोगों को भी पता है क्वेश्चन नंबर 8वां आपके लिए होमवर्क है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो होमवर्क आपको मिलता है और मैं वहाँ रिप्लाई आपको ज़रूर करता हूँ कि आपने सही बताया या गलत बताया। तो कमेंट करके फटाक से बताइए इसका आंसर। 9वां क्वेश्चन एक बार चाहें तो आप देख सकते हैं, सीखने के संबंध में रचनावाद क्या विश्वास रखता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगला प्रश्न, रचनावाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? रचनावाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो 9वें का सही आंसर हो जाएगा प्याजे। संज्ञानात्मक रचनावाद यहाँ होना चाहिए वैसे, ठीक है, छूट गया होगा शायद, संज्ञानात्मक रचनावाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, रचनावाद एक अधिगम का सिद्धांत है। रचनावाद एक अधिगम का सिद्धांत है जो किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। रचनावाद एक अधिगम है जो कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, अधिगम में रचनावाद किस पर केंद्रित है? अधिगम में रचनावाद किस पर केंद्रित है? शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान खोजने में व्यस्त रखने पर, अधिगम के लिए अभ्यास के रूप में अनुकरण की भूमिका पर, प्रयोग के लिए व्याकरण नियमों को याद करने में, कक्षा शिक्षक की प्रभावी भूमिका पर। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि अधिगम के लिए अभ्यास के रूप में अनुकरण की भूमिका, और यहाँ जो है व्याकरण, देखिए व्याकरण का जो नियम है ये तो कट हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है। शिक्षक की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार, क्योंकि शिक्षक जब ज़रूरत होगा तभी सिर्फ सहयोग की करता है, ठीक है। बच्चों का क्या है, सहयोगी है, सुविधा दाता है कह सकते हैं। जब ज़रूरत होगा बच्चों को तभी मदद करेगा। तो शिक्षक की बहुत विशेष भूमिका रचनावादी दृष्टिकोण में नहीं होती। तो आपका चौथा और तीसरा ऑप्शन कट हो गया अधिगम के रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान खोजने में व्यस्त रखने में, क्योंकि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं सक्रिय रूप से, व्यस्त रूप से, ठीक है। तो 11वें का पहला हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा शिक्षक की भूमिका सीखने में और शिक्षार्थी की भूमिका सीखने में क्या है। इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, शिक्षक की भूमिका और शिक्षार्थी की भूमिका से, ठीक है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राहुल एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए शाम 7 बजे की क्लास के लिए। पर डे आपको यहाँ क्लास मिलेगा केवीएस के लिए। इसके बाद हम ईवीएस और एसएसटी और बाकी के सब्जेक्ट पे भी ध्यान देंगे। चलिए, नोट्स आपको चाहिए
तो 7905352723 पे मैसेज कर सकते हैं। सारे पेडागोजी के नोट्स या ईवीएस वगैरह के नोट्स, हिंदी के नोट्स एक साथ आपको मिल जाएंगे सिर्फ 290 फीस पे करके। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।